Hello students, today we are starting with a new chapter and that is thermodynamics. As you can see the topic written on the board. As you already know, we have started with the unit heat and thermodynamics. In that particular unit we have studied one chapter, that is kinetic theory of gases and radiation. Okay, that part we have already covered till the last lecture. From today's lecture onwards we are starting with thermodynamics. As far as this topic is concerned, it is very much important as the physics is concerned, as well as if you see in your chemistry textbook you will find this chapter thermodynamics, but that thermodynamics is chemical thermodynamics. तो thermodynamics जो आप यहाँ physics में पढ़ोगे ये और जो आप chemistry में thermodynamics पढ़ोगे उनमें similarities है. आप यहाँ पे thermodynamics के जो laws, जो प्रोसेस और जो सिस्टम पढ़ोगे वही लॉज, वही प्रोसेस, वही सिस्टम वहाँ भी पढ़ोगे, बट वहाँ पे जो अप्रोच है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू केमिकल, और यहाँ पे हम लोग जो अप्रोच यूज़ करेंगे, जो अप्रोच हम लेके चलेंगे दैट इज फिजिकल. तो बताना ये चाहता हूँ मैं कि दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज केमिस्ट्री में भी है और ये फिजिक्स में भी है. तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करके पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. विद रिस्पेक्ट टू केमिकल अप्रोच वहाँ पे आप उसको ईजिली ग्रास्प करते जाओगे. ओके, और जहाँ तक आपके बोर्ड एग्जाम में इसके वेटेज की मार्क्स है तो भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो इस चैप्टर बहुत बड़ा है ये, ठीक है, और बहुत सिंपल है. थोड़ा सा एफर्ट डाल के बहुत सारा मार्क्स आप इसमें से गेन कर सकते हो. ओके, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो थर्मोडायनामिक्स है उसका लेवल उतना ज़्यादा नहीं है. वैसे तो अगर आप देखने जाओ तो थर्मोडायनामिक्स जो एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स होता है, जो हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, पूरा हीट इंजन, पूरा स्टीम इंजन, पूरा रेफ्रिजरेटर, पूरा एयर कंडीशनर, तो वो थर्मोडायनामिक्स के लिए बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई है. ओके, अभी आप देख सकते हो मेरे सामने एक बुक यहाँ पे रखी हुई है. जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है. सो दिस बुक इज रिटन बाय पी के नाग. आप देख सकते हो इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, पूरा थर्मोडायनामिक्स है इस बुक के अंदर. तो वो थर्मोडायनामिक्स जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है विद इन फ्यू पेजेस, ओके, दैट इज नॉट इक्वल टू दैट कंप्लीट बुक. तो थर्मोडायनामिक्स एक बहुत बड़ी फिजिक्स की ब्रांच है. अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखोगे 11th में जो मैंने दिया है तो वहाँ पे मैंने एक समझाया था कि हम जो फिजिक्स पे पढ़ते हैं उसके दो अप्रोच है, एक मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक के अंदर जो 4 क्लासिकल फिजिक्स में बड़ी बड़ी ब्रांचेस आती है उसमें थर्मोडायनामिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है, एक सेपरेट ब्रांच है, जहाँ पे हम लोग हीट, टेम्परेचर, वर्क डन, स्पेसिफिक हीट, उन सारी चीज़ों से डील करते हैं. ओके, तो ये बहुत बड़ी ब्रांच का एक छोटा सा हिस्सा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर विद द नेम ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया हुआ है, और ये उन्होंने बहुत अच्छा किया इस साल. अगर आप इससे पहले की टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे तो हमने जो चैप्टर अभी पढ़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन, इसी नाम से चैप्टर था, और उस चैप्टर में थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स के बस फर्स्ट लॉ, 0th लॉ, सेकेंड लॉ दे दिया था. ओके, डिटेल में थोड़ा बहुत नहीं था. अब इस साल उन्होंने अलग से चैप्टर रखा है और थोड़ी सी डिटेल उसमें दी है सो दैट यू कैन एन्जॉय, और रियली हम लोग एन्जॉय करेंगे. बहुत मज़ेदार चीज़ है. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स से. तो बिफोर गोइंग इन डिटेल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या. तो डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स हम लोग रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे करते हैं. ठीक है, तो जहाँ तक थर्मोडायनामिक्स की बात है, चाहे वो आपके घर का रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो आपके घर की AC हो, चाहे वो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, इन सारे के सारे पावर प्लांट्स के अंदर हम लोग थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करते हैं. हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका काम क्या है, जितने भी फूड्स आपने अंदर रखे हुए हैं उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखना. तो उस टेम्परेचर को मेंटेन हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर. वो कंप्रेसर कुछ वर्क कर रहा है और उस वर्क करने के नतीजे में कुछ हीट बाहर निकल रही है रेफ्रिजरेटर में से, और अंदर का सिस्टम कूल हो रहा है. तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, इसका आंसर हमें कौन देता है, थर्मोडायनामिक्स. उसी तरह हमारा जो एयरप्लेन का इंजन होता है, इंजन या एयरप्लेन के इंजन की सिर्फ बात नहीं है, हमारे कार का जो इंजन होता है ये भी जो डिज़ाइन किया गया है विद द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हाई? बिकॉज वट एवर द फ्यूल एंड एयर गोइंग इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंजन, इट इज एक्चुअली बर्निंग इनसाइड. तो कितना फ्यूल और कितने एयर को बर्न करना पड़ेगा सो दैट यू गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसका आंसर हमें कौन देता है, थर्मोडायनामिक्स. आपने पावर प्लांट के अंदर देखा होगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है दैट इज बेसिकली बिल्ट अप इन दी
पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में क्या हो रहा है एक्चुअली, हम लोग वाटर को हीट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में वाटर को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट करता है, फिर वो स्टीम टरबाइन को हीट करती है और टरबाइन रोटेट होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है और उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है और उस हीट का रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए, उस हीट का लेवल अचीव करने के लिए कितना कोल बर्न करना पड़ेगा, ये सारे के सारी चीजें और इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर थर्मोडायनामिक्स की स्टडी आपको देती है। तो चाहे वो आपके पुराने जमाने का स्टीम इंजन हो, चाहे नए आज के दौर का इंटरनल कंबशन इंजन हो, हर एक के अंदर थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व है। ये तो कुछ प्रोसेस है। उसी तरह आप जेट प्रोपल्शन इंजन की बात कर लीजिए, उसी तरह आप रॉकेट के अंदर यूज होने वाले फ्यूल की बात कर लीजिए। ये सारे के सारे जो इंजन्स है और ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व है। यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी आर सॉल्विंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू दीज पर्टिकुलर थिंग्स। सो यू कैन थिंक हाउ मच इंपॉर्टेंट इज टू लर्न अबाउट द थर्मोडायनामिक्स। ओके, अच्छा, तो ये तो रियल लाइफ में यूज है। हम लोग अपने सिलेबस में आपके टेक्स्ट बुक पे जो थर्मोडायनामिक्स दिया हुआ उसमें हम लोग कितना पढ़ेंगे, तो उसमें तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक सिस्टम्स उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट, और उसके बाद हम लोग थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉज, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे। एंड देन वी विल बी अप्लाइंग दिस लॉ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक साइकिल्स। ओके, थर्मोडायनामिक साइकिल्स क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो हमारे सिलेबस में उतना ही है, उसी को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। उतना ही अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत कुछ थर्मोडायनामिक्स आप सीख जाओगे, ठीक है। तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअली जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को मैं रियल लाइफ से, रियल सिचुएशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे मैं रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा। तो होपफुली आप भी एंजॉय करोगे और एट दी एंड चैप्टर खत्म होने के बाद आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बात किसकी करते हैं, हीट की, टेम्परेचर की, एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, मैंने इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हीट है एक्चुअली इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ऑब्वियसली इसका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। तो हीट को हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वी यूज हीट एंड वी डू सम यूजफुल वर्क। तो बेसिकली यहां पे हम लोग जो इंटर कन्वर्जन की यहां पे बात की गई है, हम लोग हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, या फिर कभी ऐसा होगा कि हम वर्क करेंगे और उसके एज अ रिजल्ट ऑफ वर्क डन हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली हीट और वर्क से आप इस पूरे चैप्टर में खेलने वाले हो, ठीक है। एंड दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा, यहां पे एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, हीट एंड टेम्परेचर ये दोनों को अलग अलग मेंशन किया है। इसका एक मतलब साफ है कि हीट और टेम्परेचर दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हीट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। Whereas what is temperature? It is nothing but the degree of hotness or coldness. It is a measure of degree of hotness or coldness of particular object. जैसे रूम टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल कितना, आपको कोई पूछे कि रूम टेम्परेचर कितना है तो आप बताते हो 30 डिग्री या 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने क्या बताया? आपने ये बताया कि इस पर्टिकुलर रूम का डिग्री ऑफ हॉटनेस कितना है, दैट इज टेम्परेचर। Whereas what is heat? हीट ये चीज नहीं है। हीट एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो होगा। जैसे उसी रूम में आपने लाकर रख दिया एक चाय का कप और चाय अभी अभी तैयार होकर आई है और मान लीजिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब क्या होगा, उस चाय में से हीट जाएगी कहाँ? रूम में। तो ये जो चीज चाय से रूम में जा रही है इसको कहते हैं हीट। और ये कब तक जाती रहेगी? जब तक रूम का टेम्परेचर और टी का टेम्परेचर दोनों एक लेवल पे ना आ जाए, जिसे कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट।
ठीक है, तो हीट टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीजें। तो थर्मोडायनामिक्स हम लोग इसी की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग हीट से वर्क डन को अचीव करेंगे या फिर वर्क डन अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, हीट को अचीव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमारे कार का एग्जांपल। हमारे कार के अंदर जो इंजन होता है बेसिकली, उसमें हमारे पास होता है एक सिलेंडर इस तरह से। ये सिलेंडर में यहां पे अंदर एक पिस्टन होता है। पिस्टन मतलब एक मेटल का कोई पीस है, मेटल का कोई आप समझ लिए एक सिलेंड्रिकल एक टुकड़ा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर यहां पे हम लोग फ्यूल को और एयर को दोनों को मिक्स करके इसके अंदर डालता है। फिर ये पिस्टन इसको कंप्रेस करता है, और जैसे ही वो इसको कंप्रेस करता है हम लोग यहां पर थ्रू अ स्पार्क इस पूरे मिक्सचर को हम लोग बर्न करते हैं। अब जैसे ये बर्न हुआ तो बर्न होने के बाद ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये गैस हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगी इस पिस्टन पे। तो इस पिस्टन पे गैस क्या कर रही है, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई कर रही है, एंड ड्यू टू दिस प्रेशर दिस पिस्टन मूव्स अप। अब जैसे ये पिस्टन ऊपर मूव हुआ तो ये पिस्टन कनेक्टेड है एक शाफ्ट के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं क्रैंक शाफ्ट। तो जैसे ये पिस्टन ऊपर मूव हुआ तो ये इसको रोटेट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये यहां से लेके यहां तक आ जाएगा। जैसे फिर से पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहां से लेके यहां तक मूव होगा, और जैसे वो नीचे आएगा तो फिर यहां से लेके यहां तक मूव होगा। इस तरह से वो एक शाफ्ट को रोटेट करता है। इसी रोटेशनल मोशन ऑफ शाफ्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ व्हील या टायर आप बोल लीजिए, और इस तरह हमारी कार वर्क करती है। तो बेसिकली आपके कार का जो मेन पार्ट जिसको हम इंजन कहते हैं उसके अंदर ये चीज हो रही होती है। अब देखिए आपने क्या किया, आपने इसको क्या अप्लाई किया, आपने कंप्रेस किया और फिर स्पार्क दिया, मतलब बेसिकली यू आर सप्लाइंग द हीट। और जैसे आपने हीट दिया तो हीट से आपको क्या मिला, वर्क डन। हीट से क्या मिला आपको, वर्क डन। उसी तरह वर्क डन को भी हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है इस तरह, और यहां पे एक पिस्टन है, और यहां पे मान लीजिए गैस भरी हुई है। मैंने क्या किया, पिस्टन को ऊपर से प्रेस किया। हम लोगों ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर से प्रेस किया। जब आप इसको प्रेस करोगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा और इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, आपको याद होगा n कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मुझे बताइए अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिल्कुल वही चीज यहां पे होगी। अगर मैं पिस्टन को प्रेस करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा गैस का, और जैसे गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ तो गैस का क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। मतलब आपने क्या किया, you applied some work and that was converted into heat। तो आप देख सकते हो कि ये वर्क डन हीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा एक बात, ये जो साइन मैंने यूज किया, ये डबल एरो, एक्चुअली ये साइन यूज होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन ये वर्क और हीट कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इससे कोई गलत मतलब मत निकालना। एक काम करो, मैं एरो को ही चेंज कर लेता हूं। हम लोग इस तरह का एरो यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो चीज यूज करोगे, थर्मोडायनेमिक्स में ही। और रिवर्सिबल प्रोसेस को किसको कहते हैं, कि जैसा सिस्टम का स्टेट पहले था वैसा ही अचीव कर लेंगे अगर हम, तो उसको रिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन ये हीट और वर्क डन कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो अभी उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि हम लोगों ने हीट से वर्क डन को अचीव किया, वर्क डन से हीट को अचीव किया। तो इंटर कन्वर्जन जो है ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो हीट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क में, और वर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में। और फाइनली अगर आपके पास वर्क डन मिल गया तो उस वर्क डन को आप अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमारा काम क्या होता है, स्टीम से टरबाइन को रोटेट करना, और जब टरबाइन घूमता है तो ये टरबाइन के घूमने से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने हीट एनर्जी से
काइनेटिक एनर्जी, हाइट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन में कन्वर्ट किया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम डेफिनेशन आप कॉपी कीजिए, ओके। और ये सब अगर आप साइड में कहीं अपने रेफरेंस के लिए, अपने समझने के लिए कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, फटाफट कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर कोई बॉडी हायर टेम्परेचर पे है और उसको हमने किसी ऐसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में ला दिए जो लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी इज देयर, ओके, एंड इसके अंदर मान लीजिए टी है और उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर रूम के अंदर रखा है और रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, इसमें से हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं, और ये हीट ट्रांसफर होगा कहाँ, रूम के अंदर, फ्रॉम टी टू रूम। कब तक होता रहेगा, जब तक रूम टेम्परेचर, मान लेते हैं रूम टेम्परेचर को टी आर और टी के टेम्परेचर को टी ऑफ टी, तो जब तक टेम्परेचर ऑफ टी टेम्परेचर ऑफ आर के इक्वल ना हो जाए, हीट ट्रांसफर होती रहेगी ना। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो टी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस होके, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, और जो रूम का टेम्परेचर है वो 27 से बढ़ के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। क्या अब हीट ट्रांसफर होगी? नहीं, अब हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगी। नाउ दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे आ गई, उन दोनों के बीच में अब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम कहते हैं दिस सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ये? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल नाम मेंशन करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिजिक्स में इसको पढ़ रहे हो तो थर्मल ही होता है बेसिकली, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो होता है, यानी रिएक्टेंट में आप रिएक्शन कुछ होता है, वो प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो एक स्टेट ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब वो स्टेट आ जाता है और वहां पे रिएक्शन रुक जाता है, तो हम बोलते हैं अब ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी होता है, लेकिन वहां पे जो होता है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक्चुअली वो पूरा चैप्टर आपने 11th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है दैट इज फिजिकल या थर्मल इक्विलिब्रियम, के दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें एक लॉ पढ़ना है, एंड दैट इज सेक्शन 4.3 ऑफ ए टेक्स्ट बुक, और उस लॉ का नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? सबसे पहले तो हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? व्हेन टू सिस्टम्स आर इन, when two systems each are in thermal equilibrium with the third system then they all are in थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। क्या मतलब? मान लो दो सिस्टम है, एक है सिस्टम नंबर ए और एक दूसरा सिस्टम ले लिया हमने बी। मान लेते हैं कि दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी जो ए का टेम्परेचर है वही बी का टेम्परेचर है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये दोनों सिस्टम
किसी सिस्टम सी के साथ, किसी सिस्टम सी के साथ, या मान लो ये जो बी है ये सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन व्हाट हैपन, देन दिस सिस्टम ए विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी। यानी अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन दिस टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी देयर, दैट मीन्स दे ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यानी ए दोनों के साथ, सी और बी के साथ, बी ए और सी के साथ, सी और बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम। एनीवे, तो इसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब नाम भी इसका अजीब है, जीरोथ लॉ। आप बोलोगे सर फर्स्ट लॉ बोल देते हैं। बात ऐसी है कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के प्रपोज होने के बाद ये लॉ को प्रपोज किया गया था। यानी फर्स्ट लॉ बन गया, सेकंड लॉ बन गया, उसके बाद फिर ये एक लॉ बनाया गया। अब जब फर्स्ट और सेकंड नाम दे दिया गया तो अब इसको क्या देंगे, इसीलिए इसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच टॉक्स अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम of the two system which are in thermal equilibrium with the third system, and it tells that if this particular thing is there, this condition is satisfied, then all systems will be in thermal equilibrium with each other। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में एग्जांपल लिखिए, जीरोथ लॉ को कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, दैट इज सेक्शन 4.4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि इंटरनल एनर्जी क्या है, ये आपके लिए नया है। हीट आप ऑलरेडी जानते हो, वर्क भी आप ऑलरेडी जानते हो, बट वी हैव टू स्टडी विद रिस्पेक्ट टू द थर्मोडायनेमिक्स एंड द इंटर रिलेशन बिटवीन देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये सिस्टम की अंदर की इंटरनल एनर्जी है, दैट मीन्स एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। ये देखो इसकी डेफिनेशन है कि इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं, एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम मोशन, डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर इज देयर, इसमें पानी भरा हुआ है और ये टेबल पे रखा हुआ है। तो अगर टेबल पे रखा हुआ मतलब वो रेस्ट है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी बात करें सिस्टम की तो जीरो होगी, क्योंकि ये रेस्ट पे है, हाफ mv², v जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, आप जानते हो कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर है, एट रूम टेम्परेचर दे आर मूविंग रैंडमली फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, दे आर मूविंग रैंडमली इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर। तो ये जो इनका रैंडम मोशन, ये जो इनका रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन है, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। अगर नहीं होती तो ये मोशन पॉसिबल होता क्या, नहीं। तो एनर्जी जो इनके साथ एसोसिएटेड है विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल, तो ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट योर इंटरनल एनर्जी, जिसको हम E से डिनोट कर रहे हैं, U से भी डिनोट कर सकते हो, जो भी सिंबल। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट टोटल इंटरनल एनर्जी। अगर बच्चों आपको याद हो तो इसी चीज को आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन में पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा था कि सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर कोई गैस है, सपोज फॉर एग्जांपल हीलियम गैस, मोनो एटॉमिक गैस है।
तो इस हीलियम मोनोएटॉमिक गैस का जो एनर्जी एसोसिएटेड है या जो हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट इज हाउ मच? It is with respect to only translational motion of the molecules and that is half kbt. याद आया आपको? सॉरी 3/2 kbt because ट्रांसलेशनल मोशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, along x, along y, along z. So this is 3/2 kbt where kb is Boltzmann constant. अगर आपको याद होगा, और T टेम्परेचर, तो ये जो 3/2 kbt है, इसको सॉल्व करके जो आपको एनर्जी मिलेगी दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द हीलियम गैस फिल्ड इन दिस कंटेनर. सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर हीलियम गैस नहीं है, इसके अंदर कोई डायटोमिक गैस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. अब ये डायटोमिक है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर 3 नहीं होता, फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाता है, और इसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट इज 5/2 kbt. तो अगर इन फॉर्मूले से अगर आप रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर आप कितना ले लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो 300 केल्विन अप्रोक्सीमेटली, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी. यानी उस सिस्टम के अंदर जो गैस, जो भी सब्सटेंसेस है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, तो इनके मूवमेंट के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है, या यूं समझिए कि इनको मोशन प्रोवाइड करने के लिए नेचर ने जो एनर्जी दी है उनके पास, जो ऑलरेडी होती है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज इंटरनल एनर्जी. क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये है. अब ये इंटरनल एनर्जी को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं. इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी इंक्रीज, इट कैन बी डिक्रीज. ओके, अब ये कैसे होता है, कैसे हम लोग इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे. आप पहले डेफिनेशन लिखिए इंटरनल एनर्जी की, और उसको समझने के लिए एग्जाम्पल के साथ, हीलियम के और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल के साथ, ये फॉर्मूले के साथ इसको जरूर लिखिएगा आप. तो कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स. तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं. देखो, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, तो मैंने इंटरनल एनर्जी वहां पे आपको बता दिया. हीट के बारे में हम लोग सिस्टम पढ़ने के बाद उसकी बात करेंगे. क्यों? क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसे कहते हैं. तो सपोज फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एग्जांपल से बात को समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग उसके डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे. तो सपोज अगेन आप वही एग्जांपल लीजिए कि एक कप के अंदर टी है, इट इज अ कप ऑफ टी, और ये एक रूम के अंदर रखी हुई है. हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस टी के सिस्टम को, यानी ये ग्लास, ये कप एंड टी. दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस कलेक्शन ऑफ टी एंड ग्लास, दिस विल बी कॉल्ड एज सिस्टम. और इस ग्लास और टी को छोड़कर इसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, इसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग. क्या कहते हैं हम लोग? सराउंडिंग. आप बात समझ रहे हो? सिस्टम किसे कहेंगे? इस पर्टिकुलर ग्लास को और टी को. ये जो ग्लास और टी का सिस्टम है, यह ग्लास और टी का जो कलेक्शन है, ये जो ग्रुप है, इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम. और इसको छोड़कर जितना भी इसके आसपास है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सराउंडिंग. यानी इसके आसपास का रूम, ये भी सराउंडिंग है, या फिर रूम के बाहर का, आउटसाइड का पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड, ये भी सराउंडिंग है. ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इस रूम को, इस ग्लास को और इस टी को सिस्टम माने, तब सराउंडिंग क्या बनेगा? इस पर्टिकुलर रूम को छोड़कर आसपास की जितनी दुनिया है उसको हम लोग कहेंगे सराउंडिंग. तो सिस्टम किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर टेकन अंडर स्टडी इज कॉल्ड एज सिस्टम. और सराउंडिंग किसे कहेंगे? एनीथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग. तो बात क्लियर हो गई? ठीक है. collection of objects, group of objects which are taken under study, also which can transfer the energy to the surrounding, that is called a system.
आप इस डेफिनेशन को सुनकर लिख लीजिएगा प्लीज, अगर आपको याद नहीं रहती है तो। वैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है। एंड एनीथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम इट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और ये जो बाउंड्री है इन दोनों के बीच की, सपोज फॉर एग्जांपल मैं इस रूम की और इस बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं, तो ये जो रूम की जो बाउंड्री है जहां से सराउंडिंग का सिस्टम अलग होता है, इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं बेसिकली। तो जहां पे बाउंड्री टर्म आएगा वहां पे आपको समझ जाना है, ठीक है। तो सिस्टम सराउंडिंग आप समझ गए। अच्छा, सिस्टम सराउंडिंग को पढ़ने की जरूरत क्यों है? सिस्टम सराउंडिंग को इसलिए पढ़ने की जरूरत है कि बेस्ड ऑन द एनर्जी एंड हीट ट्रांसफर, बेस्ड ऑन एनर्जी एंड मैटर ट्रांसफर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर। कितने हमारे पास सिस्टम्स है? 3 टाइप्स है। एक तो सिस्टम वो है जिसे हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम। एक सिस्टम हमारे पास वो है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और एक सिस्टम हमारे पास वो है जिसे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये सब क्या है इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है कि जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर कर सकता है। ओपन सिस्टम क्या करता है? हीट भी ट्रांसफर करेगा और मैटर भी ट्रांसफर कर सकता है। किसके साथ? अपने सराउंडिंग के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक बर्तन है, इसके अंदर भरा हुआ है क्या? वाटर। और इसको आप हीट दे रहे हो, ठीक है, आप इसको हीट दे रहे हो और ये बॉईल कर रहा है। क्या कर रहा है ये? इट इज बॉइलिंग। तो ये क्या करेगा? ये स्टीम के फॉर्म में जो अपना मैटर है वो भी ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग को और साथ ही साथ हीट भी ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग को। सो द सिस्टम which is transferring matter as well as heat to its surrounding that will be called as open system। और उसका एग्जांपल क्या है? boiling water in a vessel, boiling water in a open vessel, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम क्या होगा? क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर तो कर सकता है लेकिन अपने सराउंडिंग के साथ मैटर ट्रांसफर नहीं करेगा। मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। देखो, ये हीट भी ट्रांसफर कर रहा था, मैटर भी ट्रांसफर कर रहा था। ये हीट ट्रांसफर करेगा, मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयलर। बॉयलर आपने नाम सुना है। पावर प्लांट के अंदर जहां हम लोग पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन पे हीट करता है, तो पहले पानी को हम जहां जिस वेसल में स्टीम में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं बॉयलर, ठीक है। So the device in which the water is heated to convert into steam, it is called as boiler। तो मान लीजिए ये बॉयलर है, इसके अंदर भरा हुआ है क्या? वाटर। और ऑब्वियसली इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो बॉयल भी हो रहा होगा ये साथ में। अब अगर ये बॉयल हो रहा है तो क्या स्टीम, ये पूरा बंद है, तो क्या स्टीम बाहर जा पाएगी? नहीं जा सकती। तो क्या मैटर ट्रांसफर होगा? मैटर ट्रांसफर इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन ये अपने सराउंडिंग के साथ हीट तो एक्सचेंज कर सकता है क्योंकि इसकी जो वॉल्स है उस वॉल में से कुछ न कुछ हीट बाहर जा सकती है। बात समझ गए आप? तो अ वाटर बॉइलिंग इन अ बॉयलर, इसको आप नाम लिख दीजिएगा। बॉयलर पावर प्लांट में यूज होता है। तो अ वाटर बॉइलिंग इन अ बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम where the matter cannot be transferred but heat can be transferred with the surrounding। अब बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहेंगे कि ये ऐसा सिस्टम होगा जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट को ट्रांसफर भी नहीं करेगा और अपने सराउंडिंग के साथ मैटर को भी ट्रांसफर नहीं करेगा। सो ये न हीट को ट्रांसफर करता है न मैटर को ट्रांसफर करता है, इसलिए हम लोग ने इसका नाम रखा हुआ आइसोलेटेड सिस्टम। और इसको हम लोग ऐसा डार्क बाउंड्री से शो करते हैं, लाइक दिस, डार्क बाउंड्री। ओके, एकदम डार्क बाउंड्री से शो करते हैं भैया आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ में अगर आपको एग्जांपल देखना है तो थर्मस फ्लास्क, आप चाय वगैरह जब सर्व करते हो तो उसको थर्मस में भरते हो। भाई थर्मस में क्यों भरा आपने? ताकि वो ठंडी ना हो जाए। कैसे हो रहा है ये काम? कि उसके बाहर की जो बॉडी है दैट इज स्टील बॉडी, शाइनिंग बॉडी है,
हीट जितनी भी आएगी रिफ्लेक्ट कर देगी और अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देगी, करेक्ट, हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वहां बीच में मटेरियल ऐसा भरा हुआ है हमने, ठीक है। तो थर्मस फ्लास्क जो है, एक तो वो अंदर से बाहर मैटर को जाने नहीं देगा, जो चाय है क्या वो बाहर जाती है, आप जब सर्व करोगे तो जाएगी, लेकिन जब वो बंद होगा पूरा का पूरा सिस्टम तो क्या वो बाहर जा सकती है ऑटोमेटिकली, नहीं। अच्छा, हीट को भी वो ट्रांसफर नहीं करने देती, हाँ कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है ऑब्वियसली, कुछ अमाउंट में होगा, हाँ 100% कंप्लीटली ऐसा नहीं होगा, बट अप टू 98% 96% वो हीट को रोक कर रखता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, कि जहां पर न हीट ट्रांसफर हो सकता है न मैटर ट्रांसफर हो सकता है। बात समझ में आया? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है, ठीक है। हीट को पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। वैसे तो हीट आपने बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, डेफिनेशन भी आपको याद हो गई होगी, लेकिन अभी हमको जो हीट पढ़ना है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम्स, कि सिस्टम में जब हीट जाएगी तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और जब सिस्टम से हीट बाहर जाएगी तो उसको क्या लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा हीट। आप प्लीज इसको जरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं वैसे यहां पे लिखूंगा बट यू शुड कॉपी दिस एंड पुट अप द हेडिंग एज हीट। यहां पे खाली अब आपको हीट के साइन कन्वेंशन पढ़ना है। सपोज फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, मान लीजिए यहां पे मैंने एक सिस्टम कंसीडर किया हुआ है, और ये सिस्टम क्या है, ये ग्लास है और ग्लास के अंदर भरा हुआ है पानी, और इस ग्लास और पानी का कंबाइंड टेम्परेचर को मैं मान रहा हूं TS, यानी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ग्लास और पानी का कंबाइंड टेम्परेचर को मैंने क्या माना, TS, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। और मान लेते हैं इसके आसपास का जो टेम्परेचर है दैट इज टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कितनी कंडीशंस पॉसिबल है वो आप देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, प्लीज आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे 3 कंडीशंस स्टूडेंट्स पॉसिबल है। पहली कंडीशन तो यह है कि हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है सिस्टम के टेम्परेचर से, बाहर का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो क्या होगा, हीट विल बी फ्लोइंग। हीट फ्लो कहां से कहां होगा, एनवायरनमेंट से सिस्टम में। हमारा जो सिस्टम है वो क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम इज टेकिंग द हीट। इन दिस पर्टिकुलर केस क्या होगा, जब सिस्टम हीट लेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, करेक्ट। इस पर्टिकुलर केस में हम लोग कहते हैं कि सिस्टम की हीट, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स हीट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और पॉजिटिव को आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव को आप ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो। ये पहली कंडीशन हो गई कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर ज्यादा है तो एनवायरनमेंट से हीट सिस्टम में जाएगी, और जब सिस्टम हीट लेगा तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, ग्रेटर देन 0 मानते हैं। दूसरी चीज यहां पे पॉसिबल है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। भाई सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरनमेंट से ज्यादा है, अब क्या होगा, अब भी हीट फ्लो होगी, लेकिन अब ये हीट जो फ्लो होगी दैट विल बी फ्रॉम सिस्टम टू द एनवायरनमेंट। पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 100 है, सिस्टम का 27 है, तो 100 से 27 में पानी जाते रहेगा, हीट जाते रहेगी। फाइनली कब तक जाएगी, जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो अब क्या होगा, एनवायरनमेंट की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि हीट यहां से आ जा रही है, करेक्ट। अब इस केस में क्या हो रहा है, सिस्टम की हीट कम हो रही है, तो हीट को हम लोग यहां पे लेते हैं नेगेटिव। मतलब सिस्टम के हिसाब से बात करना है, सिस्टम को देखना है। बच्चों ये सब एकदम बोर लग रहा होगा अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स शुरू नहीं किया, हम लोग बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, रिलेशन बिटवीन हीट एंड एनर्जी। एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स जो स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वहां से हम लोग एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स को एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत बेसिक सिस्टम, सराउंडिंग, पॉजिटिव हीट, नेगेटिव हीट, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, सब बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको एक्चुअल मजा आएगा, लेकिन ये सब भी उसके लिए आना चाहिए, ठीक है। आज जो हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं बहुत फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग हीट को क्या लेंगे, नेगेटिव, दैट इज Q विल बी लेस देन 0। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 3rd पॉइंट, एंड दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। याद रखना ये जो Q है, ये Q को क्या मान रहे हैं हम लोग, हीट
ट्रांसफर, ठीक है। ये Q को क्या मान रहे हैं हम लोग, हीट ट्रांसफर। ये किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम की नहीं है, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट तो क्या कोई हीट ट्रांसफर होगा? नहीं। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे Q इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर। अब यहां पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। सो दिस वाज रिलेटेड टू हीट, ठीक है। फटाफट इसको ज़रा कॉपी कीजिए आप अच्छे से। इसके बाद हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कॉपी करो। ओके गाइस, द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके कितने मेथड है। बेसिकली आप हम लोग वो देख लेंगे, दो मेथड है इसके, और दोनों को हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। पहला मेथड इसका जो है वो है बाय हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है आपको समझाने के लिए, सिंपल। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर यहां पे एक पिस्टन है। पिस्टन में पहले बता चुका हूं, एक ऐसा सर्कुलर लाइक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा और यहां पे एक हैंडल होगा, ठीक है, इसको प्रेस करने के लिए। और यहां पे हमारे पास क्या भरा हुआ है, गैस, ठीक है। इसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, गैस। और मान लेते टेम्परेचर ऑफ गैस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनिशियल स्टेट है, दिस इज इनिशियल स्टेट। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां पे हमारे पास एक पिस्टन है। ये जो पिस्टन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज मासलेस। हमने अज्यूम किया है पिस्टन का कोई मास नहीं है, बस ये पिस्टन यहां रखा गया है सिस्टम को बंद करने के लिए। हम लोग इसको मासलेस अज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर इसका मास कंसीडर करेंगे तो कुछ वर्क आ जाएगा, फिर इंटरनल एनर्जी को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, वहां पे वर्क डन का भी कुछ इन्फ्लुएंस आएगा। ये बात और अच्छे से क्लियर होगी जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो पिस्टन हमारा मासलेस है और हमने पिस्टन को कंसीडर किया है फ्रिक्शनलेस, यानी जब ये पिस्टन मूव करेगा ना तो वॉल ऑफ द सिलेंडर के साथ रब होगा, तो हम कंसीडर कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस। और ये पिस्टन मूवेबल है, मतलब मूव कर सकता है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग ने एनवायरनमेंट के साथ, ऐसे एनवायरनमेंट के साथ कि जो एनवायरनमेंट इस सिस्टम से हायर टेम्परेचर पे था, उसके साथ हम लोगों ने इसको कांटेक्ट में ला लिए। यानी मान लीजिए आपने यहां पे एक बर्नर लगा दिया और बर्नर से इसको हीट करना शुरू किया। जब आप इसको हीट करोगे तो इसका जो टेम्परेचर है गैस का, द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी इंक्रीज एंड सपोज फॉर एग्जांपल इट बिकम्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने बर्न किया और बर्न करने के बाद टेम्परेचर कितना हो गया इसका, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और मान लेते हैं सिस्टम का फाइनल स्टेट है, दिस इज फाइनल स्टेट। सो व्हाट इज हैपनिंग, the temperature is increased from 100 degree to 200 degree centigrade. That means internal energy is increased. Internal energy of the system is increased. Similarly मान लो अगर ये जो सिस्टम है जिसको हम TS मान रहे हैं, सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, TS। सिस्टम का टेम्परेचर TS है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है TE। सपोज फॉर एग्जाम्पल द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, अभी हीट कैसे कहां से कहां ट्रांसफर हुई, एनवायरनमेंट से सिस्टम में गई। एनवायरनमेंट, बर्नर एनवायरनमेंट में है ना, और ये सिस्टम है, तो अभी हीट कहां से कहां गई, एनवायरनमेंट से सिस्टम में। लेकिन मान लो कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट, अब क्या होगा, अब हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम सिस्टम टू दी एनवायरनमेंट, जो कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो अब इस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज कब होगी, जब आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे, और डिक्रीज कब होगी, जब सिस्टम हीट को लूज करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक तो यह मेथड हुआ कि बाय हीटिंग और कूलिंग वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अच्छा, एक और मेथड है कि जिससे आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो, और वो मेथड है बाय वर्क डन। सिंपल आप लिख सकते हो बाय
वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। देखिए मान लेते हैं यही हमारे पास सिलेंडर है और सेम हमने इस सिस्टम को, सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने सिस्टम में गैस को फिल किया हुआ है और यहां पे हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है। अगेन इट इज मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन और यहां पर गैस है। गैस का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनिशियल स्टेट, कैसा स्टेट है? इनिशियल स्टेट। हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और ये जो गैस थी इसको हम लोगों ने कॉम्प्रेस किया और जब हम लोगों ने पिस्टन को दबाया ऊपर से, कॉम्प्रेस किया, तो पिस्टन की न्यू पोजीशन आ गई ये वाली। दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन, ओके। और यहां पे गैस भरी हुई है। गाइस जब आप गैस को कंप्रेस करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में कि जब गैस को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करने से क्या हो रहा है, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा। हम ये इक्वेशन को जानते हैं, PV इक्वल टू NRT। अभी यहाँ पे N और R तो कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मोल्स, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो एज यू इंक्रीज द प्रेशर, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो जैसे मैंने प्रेशराइज किया, टेम्परेचर इसका 100 था, यहां पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ टेम्परेचर 100 से 200 हो गया। व्हाट अबाउट इंटरनल एनर्जी? दिस इज फाइनल स्टेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल स्टेट। द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। याद रखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, सराउंडिंग नहीं, सिस्टम। तो मान लेते हैं ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी और पिस्टन यहां से मूव होकर यहां पे आ गया, तो ये जो मूवमेंट हुआ इसको आप dx या dv मान सकते हो, वेयर dv इज चेंज इन वॉल्यूम। dv इज व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम। आपकी बुक के अंदर ऐसा लिखा होगा, dv इज चेंज इन वॉल्यूम, और जब dx लिखेंगे मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, ओके। सो बाय वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी, ठीक है। सो व्हेनेवर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें गाड़ी के पिस्टन की, कार में जो होता है, कार में हमारे पास जो सिलेंडर होता है, इट इज लाइक दिस एंड अगेन वी आर हैविंग अ पिस्टन, ओके। और यहां पे क्या होता है, हम लोग सपोज ये ऊपर से ऐसा क्लोज है, यहां पे हम लोग जो गैस होती है, यहां पे जो गैस है, गैस मतलब चार्ज ऑफ फ्यूल एंड एयर, मतलब इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला है? फ्यूल भी, और इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला है? एयर भी। और इसको हम लोग क्या करते हैं? स्पार्क, बाय मींस ऑफ स्पार्क प्लग। तो जब आप इसको स्पार्क करोगे और जब ये बर्न होगा, तो बर्न करने के बाद एक गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा और ये गैस हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगी पिस्टन पे। तो जब पिस्टन पे वो प्रेशर अप्लाई करेगी, पिस्टन ऊपर जाएगा, और जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीज होगा और इसका जो प्रेशर है डिक्रीज हो जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगेन यूजिंग दिस इक्वेशन। तो अब मुझे बताओ, अगर इनिशियल स्टेट ये था, दिस वाज इनिशियल स्टेट, और फाइनल स्टेट में पिस्टन यहां पे आ गया, दिस इज फाइनल स्टेट, इंक्रीमेंट हुआ डीवी का, तो मुझे बताओ इंटरनल एनर्जी कहां ज्यादा हुई, इनिशियल स्टेट में या फाइनल में? ऑब्वियसली इनिशियली इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी। अब जैसे ही ये एक्सपांड हुआ, प्रेशर रिलीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर कम हो गया एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें यार, यही थर्मोडायनामिक का थोड़ा बेसिक है। बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि वर्क अप्लाई करके भी इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है। हमने आज सिर्फ बात की है 3 टर्म की, एक बात की वर्क की जो कि इस केस में अभी की, फिर बात की हम लोगों ने हीट की कि हीट जा रही है आ रही है क्या हो रहा है, और बात की हम लोगों ने किसकी? इंटरनल एनर्जी की। किसकी?
इंटरनल एनर्जी की। यही तीनों को जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेट करके पढ़ते हैं उसका नाम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझे आप, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी बच्चों पढ़ा है ना, ये सब बेसिक फ्रेमवर्क था इसको पढ़ने के लिए। किसको, मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इतना सारा काम किया। आज हम लोगों ने हीट को पढ़ा, इंटरनल एनर्जी को पढ़ा, वर्क को पढ़ा, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होती है उसको देखा। ठीक है, तो ये सबको एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली टर्म यूज करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट, चेंज इन वर्क एटसेट्रा। तो आज के लेक्चर में जितना पढ़ाया अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अपने टेक्स्ट बुक के अंदर जाओ, टेक्स्ट बुक खोलो, यहाँ तक चैप्टर के शुरू से, थर्मोडायनेमिक के शुरू से लेके यहाँ तक जहाँ तक पढ़ाया पूरा एक एक चीज़ को रीड करो। कहीं भी डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मार्क करके आप मुझे सेंड करो। बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वर्क डन और एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी या हीट, ये बोथ आर इक्विवेलेंट। ये सबसे पहले बताया था हमको जेम्स जूल, साइंटिस्ट का नाम है, उसने बोला था कि द वर्क डन इज इक्वल टू जे टाइम्स ऑफ हीट। इसने एक रिलेशन दिया था वर्क और हीट का। उसने बताया था वर्क डन और हीट बोथ आर इक्विवेलेंट, वर्क डन इज इक्वल टू जे टाइम्स ऑफ एच। जे क्या है, जे को उसने नाम दिया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो ही गेव दिस इक्वेशन एंड इट वॉज मिड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के मिड में उसने ये फॉर्मूला दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू जे टाइम्स ऑफ हीट, वेयर जे इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट, एंड ही प्रूव्ड दैट, और ही फॉर्मुलेटेड दैट वर्क डन एंड हीट बोथ आर इक्विवेलेंट। इसीलिए हम लोग हीट की एनर्जी को भी जूल कहते हैं, सॉरी यूनिट को जूल कहते हैं, और वर्क डन की यूनिट को भी हम लोग क्या कहते हैं, जूल। दोनों के डायमेंशंस सेम है। ओके, तो अच्छे से इसको स्टडी करो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रियल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो स्टडी वेल, टेक केयर, बाय।